नमस्कार। राय साहब की राय कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर बात करेंगे NACL इंडस्ट्रीज शेयर के बारे में। इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और 22 जुलाई 2026 को इसने जो है अपनी AGM में भी बहुत कुछ बताया है। तो आइए सिलसिलेवार हम इन सभी पहलुओं को टटोलते हैं और देखते हैं कि कंपनी का फ्यूचर किस दिशा में बढ़ रहा है और क्या निवेश लायक ये शेयर अभी भी है या नहीं, और इसकी भविष्य की संभावनाएं क्या हो सकती हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले एक गुजारिश है मेरी, कृपया इसे कोई ना तो इन्वेस्टमेंट एडवाइस के तौर पे ले, ना ही कोई रिकमेंडेशन के तौर पे। मेरी अपनी तरफ से मेरा एक डिस्क्लेमर है, मेरे पास इस कंपनी के थोड़े बहुत शेयर हैं, ज़्यादा मेरे पास इसकी होल्डिंग नहीं है, तो ये मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ये वीडियो केवल एकेडमिक पर्पस से बनाया गया है, इसलिए जो भी निवेश संबंधी आप निर्णय लें वो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछकर और अपने रिसर्च के आधार पर लें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, अंत तक जब आप वीडियो देखेंगे तब आपको पूरी तस्वीर इस कंपनी के शेयर के बारे में साफ नजर आने लगेगी। दोस्तों, Q1 2007 का जो रिजल्ट कंपनी ने हाल ही में डिक्लेयर किया, उस रिजल्ट से हमें एक चीज़ बड़ी साफ हो गई है कि कंपनी जो है उसमें ये मादा है और कंपनी इस स्थिति में अब पहुंच गई है अपने टर्न अराउंड प्रोसेस के तहत, जहां वो अब अपनी मार्जिन्स को सुधार सकती है, अपने प्रॉफिट को सुधार सकती है और इसमें आगे जाकर के बेतहाशा इजाफा भी कर सकती है। अब इस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस क्वार्टर में कंपनी ने प्रदर्शन कैसा किया। अब चौंकाने वाली बात यह है, बहुत से निवेशक या बहुत से जो इन्वेस्टर इस कंपनी में अभी कोई होल्डिंग नहीं रखते, लेकिन भविष्य में होल्डिंग रखने का अपना उन्होंने मन बना रखा है या वो इरादा रखते हैं, वो शायद ये जान के निराश होंगे कि कंपनी की क्वार्टरली सेल्स जो हैं पिछले साल की समान अवधि की तुलना में जो है वो लगभग 15% घटी है। मैं बताऊंगा कि ये क्यों घटी है, लेकिन मुनाफा जो है वो लगभग 60% बढ़ा है। थोड़ा बहुत नहीं, 60%। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि कंपनी ने किस तरीके से अपना जो कंपनी के ऑपरेशंस हैं उनको मैनेज किया, मार्केटिंग को कैसे मैनेज किया और कुल मिलाकर के कंपनी के प्रॉफिट को जो है वो 60% बढ़ा दिया। अब आते हैं इबिटा में जो है वो 220 बेसिस पॉइंट का इजाफा हुआ। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि कंपनी के लिए कही जा सकती है, क्योंकि 220 बेसिस पॉइंट का इजाफा ये साफ दिखाता है कि कंपनी में टर्न अराउंड का मादा है, कंपनी टर्न अराउंड की दिशा में सीरियसली चल रही है और उसे काफ़ी हद तक सफलता भी मिल रही है। अब इबिटा क्या था? इबिटा था 8% का इजाफा, इसके अंदर लगभग 7 से 8% के बीच में। ये भी एक काबिले गौर चीज़ है। अब देखना ये है कि कंपनी ने आगे का संकेत क्या दिया। मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर, जो अभी YouTube पे है, आप इसको देख सकते हैं,
जिनकी भी इच्छा हो, तो मैंने जो कुछ भी भावी योजनाएं हैं, मैं संक्षेप में फिर एक बार बता देना चाहता हूं, उनका जिक्र कर दिया है, लेकिन मैं फिर दोहरा देना चाहता हूं कि जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे श्रोता और हमारे दर्शक, मैं उनके लिए थोड़ा सा संक्षेप में बता देता हूं। तो एक तो सबसे बड़ी चीज है कि कंपनी जो है वो अपने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन यानी लागत को कम से कम करने की दिशा में प्रयासरत है, नए एक्सपोर्ट मार्केट तलाशने की प्रयास में है। बहुत सी उसने जो है विदेशी सब्सिडरीज जो हैं उनको बेच दिया है, जो उसकी दृष्टि से कंपनी के ऑपरेशंस के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकती थी। इसके अलावा कंपनी ने बड़े पैमाने पे लोअर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे बहुत सी तब्दीलियां की हैं, काफ़ी नई नियुक्तियां की हैं। इसके अलावा कंपनी जो है वो नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने में और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का जो है वो एक्सपेंशन करने में लगी हुई है, और अपने कुर्नुकुलम प्लांट जो है उसका बड़े पैमाने पे एक्सपेंशन कर रही है। तो ये तो हुई पुरानी बात। अब आते हैं कि लेटेस्ट अभी ताज़ा हालात क्या है, मैनेजमेंट ने किस बात का संकेत दिया है हमको आपको। तो मैनेजमेंट ने एक चीज़ बड़ी साफ कर दी है, मैनेजमेंट ने साफ तौर पे कहा कि हमारा मुख्य फोकस आज के समय में कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है, यानी लागत को कैसे कम से कम किया जाए और प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन्स को कैसे बढ़ाया जाए। तो ये कंपनी ये दिखाता है कि कंपनी कितनी रिसिलियंट है, कि वो आगे अपने भविष्य के लिए और कंपनी के भविष्य के लिए वो कितनी ज़्यादा सीरियसली जो है वो लगी हुई है। अब दूसरी बात पे आते हैं। कंपनी जो है वो एक और उसकी दृष्टि से वो बहुत यूज़फुल कंसर्न नहीं थी, तो वो उन्होंने अपनी एक सहायक कंपनी जो है वो उसको भी जो है वो उन्होंने नासेंस नामक जो उनकी यूनिट थी उसको भी उन्होंने जो है आउटराइट कैश सेल पे बेच दिया है, और उससे जो रकम आएगी, यानी इन जो भी अब तक सब्सिडीज बेची हैं कंपनी ने, वो सारे डेट रिडक्शन, इनका सबसे ज़्यादा ध्यान डेट रिडक्शन पे है, तो वो डेट रिडक्शन के काम आएगा। कंपनी का मुख्य फोकस यही है कि कैसे भी कंपनी पे जो भी डेट है उसको मिनिमाइज किया जाए और जल्दी से जल्दी कंपनी को डेट फ्री किया जाए। अब अगर कंपनी ऐसा जल्दी से जल्दी कर लेती है तो उसका सबसे बड़ा लाभ क्या होगा, जो मूलधन पे और ब्याज पे जो खर्चा कंपनी को कट जाता है, जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, तो वो पूरी तरह बचेगा, और इससे जो है बैलेंस शीट जो है और स्ट्रांग होगी, कंपनी के पास कैश फ्लो बढ़ेगा, फ्री कैश फ्लो बढ़ेगा, और उसके अलावा नेट प्रॉफिट जो है वो अच्छा खासा बढ़ेगा। तो ये कंपनी का जो है वो साफ साफ नजरिया है। इसके अलावा कंपनी जो है वो नए एक्सपोर्ट्स मार्केट जो है उन पे फोकस कर रही है, और इंटरनेशनल मार्केट में जो है थोड़ी अस्थिरता होने के कारण, बहुत ज़्यादा उठापटक होने के कारण वो थोड़ा ऑपरेशंस पे उसका असर लाजमी तौर पे पड़ना था, वो पड़ा। डोमेस्टिक सेल्स का जहाँ तक सवाल है, वहाँ भी जो है कंपनी एग्रेसिवली अप्रोच कर रही है और इस दिशा में हर संभव कदम उठा रही है। इसके अलावा एजीएम में जो है कंपनी ने जैसे बहुत से जो सीनियर लेवल पे जो अपॉइंटमेंट्स नए किए थे उनको शेयर होल्डर्स ने मेजॉरिटी के साथ जो है, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ जो है उन्हें पास कर दिया। और इसके अलावा कंपनी जो है आगे जा कर के उसने जो विज़न दिया है वो काफ़ी सुनहरा विज़न है। कंपनी ने ये साफ साफ कर दिया है कि इस कंपनी को जितना जल्दी हो सके वो इसको पूरी तरीके से राइट ट्रैक पे ले आएंगे। अब इसमें क्या आज के दिन में कुछ खरीदने का मौका है? अब देखिए, एक चौंकाने वाली बात है कि सेल्स ना बढ़ने के पीछे
कंपनी के जो रिजल्ट आए तो उसके बाद कंपनी के शेयरों में अचानक बहुत तेज इजाफा हुआ, और इजाफा होने के बाद कंपनी जो है 235 के ऊपर तक इसके भाव चले गए। लेकिन अचानक भारी भरकम बिकवाली इसमें शुरू हो गई इस काउंटर में, और ये शेयर गिर के जो है वो पिछले शुक्रवार को ये शेयर गिर के एक बार तो 186 रुपए कुछ पैसे तक आ गया। अब आखिरकार समझ में नहीं आता कि कंपनी के बाकी पैरामीटर्स जो हैं, मैट्रिक्स जो हैं, वो लगातार सुधार की ओर अग्रसर है। उनमें छोटा मोटा सुधार नहीं, मार्जिनल इंप्रूवमेंट नहीं, एक बहुत बड़ा सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। कंपनी मुरुगप्पा ग्रुप को बिलोंग करती है। मुरुगप्पा ग्रुप किसी भी सिक यूनिट को प्रॉफिटेबल यूनिट में और ब्लू चिप यूनिट में तब्दील करने में माहिर है, उसका एक पुराना रिकॉर्ड है। तो अब ऐसी स्थिति में आखिर क्या हुआ, ये समझ से परे की बात है। कुछ लोगों का मानना है कि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने बहुत कम दाम पे इस शेयर को खरीदा, उनके पास एक बड़ा अच्छा खासा शेयर का भंडार था, उन्होंने बड़े पैमाने पे प्रॉफिट बुकिंग की। कुछ का कहना कुछ है, कुछ का एक तबके का कहना ये है कि सेल्स में जो है लगभग 14 से 15% का जो है वो डिप जो है, वो ड्रॉप, वो जो है वो सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट था इस बिकवाली के पीछे। अब मेरा क्या मानना है? मेरा मानना ये है कि कंपनी के इस सेल्स फिगर को छोड़ दीजिए। जब आदमी बड़े पैमाने पे कुछ रीशफलिंग करती है, कंपनी अब चूंकि ये सिक यूनिट के तौर पे ली गई थी, कंपनी जो है बुरी तरह डेट रिडन थी, कंपनी की अपनी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, तो उस समय कंपनी को एक्वायर किया गया था। तो धीरे धीरे कंपनी को जो है स्ट्रीमलाइन करने में कुछ समय लगता है, और कंपनी के सारे ऑपरेशंस में जो है रीशफलिंग करनी पड़ती है। अब ऐसे में सेल्स का ड्रॉप होना मेरे लिए कम से कम ये कोई बहुत बड़ा अचंभित करने वाला कोई जो है वो घटनाक्रम नहीं है, मैं जो मानता हूँ। बाकी क्या मानते हैं मैं ये नहीं जानता, लेकिन मेरा मानना है, मैं आज भी मेरा कॉन्फिडेंस इस कंपनी के शेयर में है, और अगर इससे नीचे डिप मिला या इन्हीं भाव पर, मैं निश्चित तौर पे थोड़ी बहुत क्वांटिटी और ऐड करने की कोशिश करूंगा। आप क्या करेंगे ये आपको सोचना है, आपको अपना होमवर्क करना है, आपको जो है अपना इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से सलाह मशविरा लेनी है, अपने होमवर्क को देखना है, दोनों का आकलन करके आपको अपना नफ़ा नुकसान सोच समझ करके कोई कदम उठाना है। लेकिन मैं आज भी कन्विंस्ड हूँ, और मेरे जानने वाले कई और लोग जो इस टाइप के टर्न अराउंड स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ अपने पिछले वीडियो में कि आप ये चाहेंगे कि आज पैसा लगाया और अगले क्वार्टर में जो है कंपनी एकदम ब्लू चिप में तब्दील हो जाए, तो ये संभव नहीं है। कोई भी ब्लू चिप कंपनी बनने में या मल्टी बैगर कंपनी बनने के लिए हमेशा जो है निवेशक को एक लंबा दौर समय देना पड़ता है। अगर आपने किसी अच्छे ग्रुप की कंपनी को लिया है, उसका ऑपरेशन अच्छा है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, एक दो क्वार्टर्स अगर बीच में ख़राब हो भी गए, लेकिन आपने अगर उसको लंबे समय तक रखा है, उसका बिजनेस प्रॉस्पेक्ट ब्राइट बना हुआ है, तो वही शेयर जो है वो आगे चल के मल्टी बैगर बन जाते हैं। लेकिन लोग घबरा जाते हैं, तो इसलिए मैं घबराया नहीं हूँ, मैं इसे एक अपॉर्चुनिटी समझ रहा हूँ। अब जो भी कारण हो, क्यों गिरा शेयर, इतना तेज़ी से क्यों गिरा, और जब जब गिरेगा मैं थोड़ी बहुत क्वांटिटी ऐड करने की कोशिश करूँगा, जितनी मेरी सामर्थ्य है मैं उतनी ऐड करूँगा, और इसे लंबे समय तक ऐड करके भूल जाऊँगा और देखूँगा। क्योंकि मुझे मुरुगप्पा ग्रुप के मैनेजमेंट पे, कोरोमंडल के मैनेजमेंट पे, क्योंकि कोरोमंडल ने ही इसको एक्वायर किया है, उस पर मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है। और उसने जो है अब तक के जो 2 कामकाजी परिणाम क्वार्टरली आए हैं, उनमें जो है एक फाइनेंशियल ईयर 2026 के लास्ट क्वार्टर का और फाइनेंशियल ईयर 2027 एंडिंग
कि जो फर्स्ट क्वार्टर का अभी रिजल्ट घोषित किया है, इनमें कंपनी ने लगातार सुधार दिखाया है, चाहे EBITDA लेवल पे हो, चाहे EBITDA मार्जिन्स लेवल पे हो, चाहे सेल्स लेवल पे हो, चाहे वो प्रॉफिट लेवल पे हो। तो मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ और मैं इसके प्रति होपफुल हूँ और उम्मीद मेरी अभी भी कायम है। तो ये रहा NaCl पे एक संक्षेप में तबसरा जो आपके लिए मैंने तैयार किया और पेश किया। अब बाकी अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक पर, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो का कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को मेरी हौसला अफजाई के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।